हेलो एवरीवन। यूपीएससी 2026 की तैयारी में लगे हुए सभी छात्र जो प्रीलिम्स एग्जाम देने जा रहे हैं, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं यूपीएससी पीवाईक्यू डिकोड सीरीज। ये सीरीज क्यों अहम है और आपको इसे क्यों देखना चाहिए, उसको सबसे पहले समझ लीजिए। सबसे पहली बात देखिए, यूपीएससी के द्वारा किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, इसमें ट्रैप क्या होता है, इन्हें हल कैसे किया जाता है, क्वेश्चन कितने प्रकार के पूछे जा रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज यूपीएससी के द्वारा किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यह भी आपको समझ में आएगा। हम न सिर्फ यहां पर आपको क्वेश्चन को डिकोड करेंगे, बल्कि साथ ही साथ आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी देंगे और इस टॉपिक की समझ को भी आप इसमें विकसित करेंगे। क्वेश्चन को हल करने से आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड होंगे और साथ ही आपके सब्जेक्ट का रिवीजन भी होगा। इसलिए अगर आप भी यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो सीरीज को रेगुलर रूप से वॉच आउट करें, क्योंकि एग्जाम के लिए है यहां पर तैयार किया गया है और यूपीएससी के एग्जाम के स्टैंडर्ड को ध्यान में रख करके पिछले सालों के सवालों के माध्यम से आपको तैयार किया जाएगा। आज का ये पहला वीडियो है जिसमें हम पिछले साल के कुछ क्वेश्चन को लेकर के आए हैं और पहला जो यहां पर देखा जाए सब्जेक्ट है इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था से पूछे गए कुछ सवालों को आज आपके समक्ष लेकर आए हैं। आप सभी इन क्वेश्चन को देखें और हल करने का प्रयास भी करें मेरे साथ और उसके जवाब भी दीजिए। साथ ही हम बताएंगे कि यहां पर आप कहां फंसते हैं और क्या गलत कर देते हैं इन क्वेश्चन को हल करने में। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का अपना पहला सत्र। और यहां पे देखिए, आज आपके लिए पहला जो क्वेश्चन यहां पर है, भारतीय अर्थव्यवस्था में एक सवाल आपसे पूछा गया है। आप सभी सबसे पहले इस प्रश्न को देखें, आखिर पूछा क्या गया है और इसको हल करने का प्रयास अपने स्तर पर कीजिए। क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में कुल प्रजनन दर को किस रूप से परिभाषित किया जाता है। 2024 में पूछा गया यह सवाल है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है, एक वर्ष में जनसंख्या में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या। दूसरा ऑप्शन है, किसी दी गई जनसंख्या में एक दंपत्ति के जीवन काल में उनसे जन्मे बच्चों की संख्या। तीसरा ऑप्शन दिया है, जन्मदर से घटाकर मृत्यु दर। और पांचवा यहां पर चौथा जो दिया है, एक महिला की गर्भधारण आयु, चाइल्ड बेयरिंग एज के अंत तक उनसे जन्मे जीवित बच्चों की औसत संख्या। जल्दी से सोचिए, अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या डी, और कौन सा यहां पे सही होगा उसका आंसर आप यहां मुझे कमेंट करके बताएं। किसी अर्थव्यवस्था में कुल प्रजनन दर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। अब देखिए, यहां पे सबसे पहली चीज जो समझनी है, आपको जो सवाल है, हमेशा यूपीएससी के द्वारा एक टॉपिक आता है पॉपुलेशन। ठीक है, तो टॉपिक यहां पर आपका पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन में एक यहां पे कह सकते हैं कि संदर्भ आता है टीएफआर, टोटल फर्टिलिटी रेट को लेकर के क्वेश्चन है। टोटल फर्टिलिटी रेट एक कॉन्सेप्ट है, यानी कि क्वेश्चन जो है बेसिकली आपको पॉपुलेशन के चैप्टर से कॉन्सेप्ट क्लियरिंग को लेकर के है कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। कॉन्सेप्ट क्या है, टीएफआर का मतलब क्या होता है। तो टीएफआर का मतलब होता है कि एक महिला के द्वारा अपने पूरे रिप्रोडक्टिव साइकिल में कितने बच्चों को जन्म देती है, उसका एक औसत यहां पर आपको जो निकाला जाता है। और यहां पर अगर हम देखें, इसी को कहा जाता है टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी कि टीएफआर। टीएफआर जो होता है वो बेसिकली माना जाता है 15 से 49 आयु के बीच। इस आयु के बीच एक महिला के द्वारा कितने बच्चों को जन्म दिया गया है, यही आपसे ये पूछा गया है। कुल प्रजनन दर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है, तो टीएफआर को यहां पर आपको देखा जाए तो इस ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि इसको सही तरीके से इंक्लूड कर रहा है। टीएफआर इस समय कितना आता है, तो भारत में भी देखा है तो 2.1 है, जो जनसंख्या को प्रतिस्थापित करने के लिए। अब यहां पे पहला जो ऑप्शन है वो सही है या नहीं है, देखिए, एक वर्ष में जनसंख्या प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या की बात कर रहा है, जो कि गलत है, क्योंकि यहां पे टीएफआर का मतलब होता है एक महिला के द्वारा, ना कि यहां पे प्रति 1000 बच्चों पे। तो पहला ऑप्शन यहां पर गलत हो जाता है, क्योंकि ये सीबीआर की बात करता है, ना कि टीएफआर की बात कर रहा है। दूसरा जो ऑप्शन है, किसी दी गई जनसंख्या में एक दंपत्ति के जीवन काल में उनसे जन्मे बच्चों की संख्या। यहां आपको गलत फ्रेमिंग कर आयोग ने गलत फ्रेमिंग, दंपत्ति को शामिल कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको एक गलत फ्रेमिंग की गई है, यहां पर ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। तीसरा जो यहां पर आपको देखा जाए, बोला गया जन्म दर घटा मृत्यु दर, यानी यहां पे ग्रोथ रेट को यहां पर दर्शाने की बात की जा रही है, जो कि ये इसके कारण ये भी आपको गलत हो जाता है।
चौथा ऑप्शन कहता है कि एक महिला की गर्भधारणा यानी कि चाइल्ड बेयरिंग एज के अंत तक उससे जन्मे जीवित बच्चों की औसत संख्या, जो कि यहां पे सही है और यही डिफाइन करता है टीएफआर को। तो हमेशा ध्यान रखना है ये क्वेश्चन कैसा है, आयोग के द्वारा आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिंग पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पॉपुलेशन एक ऐसा टॉपिक है जिस पर लगातार क्वेश्चन आता है, रिपीटेटिव टॉपिक है और इसे हमेशा पढ़ करके जाना है। टीएफआर को लेकर के कई बार यहां पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे अच्छे से रिवीजन करके जाइएगा और टीएफआर को लेकर के कंफ्यूज कभी नहीं होना है। ध्यान रखिएगा, महिला एक शब्द इसको ध्यान रखना है, दूसरा यहां पे ध्यान रखना है चाइल्ड बेयरिंग एज, टीएफआर और 2.1 15 से 49 वर्ष, ये यहां पर इतना क्लियर करके चलना है। समझ में आ गई बात? जिसका यहां पर सही है, जितने ऑप्शन यहां पर डी किया है उनका ये ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए ऐसे ही यहां पर आते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल जो कि यहां पे 2024 में ही आपसे पूछा गया था और यहां पे जो क्वेश्चन है आराम से पहले ध्यान से समझिएगा क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन ने पूछा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के सेक्टरों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। युग्म आधारित क्वेश्चन पूछा गया है, एक तरफ उन्होंने दिया है आर्थिक गतिविधि और दूसरी तरफ उन्होंने दिया है सेक्टर। अब यहां पे पहला जो ऑप्शन है कि कृषि उत्पाद का भंडारण, सेक्टर द्वितीयक दिया है। तीसरा है डेयरी फार्म, सेक्टर प्राथमिक। खनिज की खोज, सेक्टर तृतीयक और कपड़ा बुनाई, सेक्टर द्वितीयक। नीचे दिया हुआ है कि उपर्युक्त युग्मों में कितने सही सुमेलित हैं वो बताना है। ऑप्शन क्या है? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, सभी चार। तो जल्दी से सोचिए ए बी सी डी में से यहां पर कौन सा सही है, कौन कौन सी आर्थिक गतिविधियां हैं जो यहां पर आपको सेक्टर अनुसार आपको सही यहां पर सुमेलित है और उसके हिसाब से यहां पर आंसर क्या होगा। ए बी सी या डी जल्दी से कमेंट आप यहां पे कर सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के सेक्टरों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब देखिए यहां पे जो चैप्टर आता है सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, जो चैप्टर यहां पर ध्यान रखिएगा, इकोनॉमी में आप पढ़ते हैं सेक्टर ऑफ इकोनॉमी वाला चैप्टर। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में हम यहां पर देखते हैं कि आपको एक टॉपिक आता है जिसमें हम आपको बताते हैं कि कौन सा कह सकते हैं प्राथमिक सेक्टर है, कौन से द्वितीयक सेक्टर है, तो कौन से तृतीयक सेक्टर है। ठीक है, तो यहां पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी तीन सेक्टर में डिवाइड किया गया है सभी प्रकार की गतिविधियों को, सभी आर्थिक गतिविधियों को। प्राइमरी सेक्टर की गतिविधियां क्या होती हैं, तो यहां पर अगर हम देखें तो आपको कृषि हो गया, जैसी प्रक्रियाएं हो गई आपकी। ठीक है, आप उसमें पशुपालन जैसी गतिविधियां हो गई, उसको भी इसमें आप रख सकते हैं। इसके अलावा आपको जो मैन्युफैक्चरिंग वाली गतिविधियां हो गई उसको हम द्वितीयक में रखते हैं। टेरिटरी में देखा जाए तो सेवा सेक्टर रिलेटेड होता है, जैसे आपको बैंकिंग हो गई, होटल्स हो गए, ट्रांसपोर्ट हो गया। ठीक है, तो अगर आपको ये सही है तो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में आपको क्वेश्चन किस तरीके का उन्होंने पूछा है, आपको ट्रैप कहां किया जा रहा है, आपको ट्रैप किया जा रहा है आपको एक तरफ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी की गतिविधियां और दूसरी तरफ यहां पर आपके कंजप्शन को लेकर के, यानी कि एक तरफ उद्योग उसके कंजप्शन को अगर आपके सही अनुमान नहीं है या क्लैरिटी नहीं है तो आप यहां पे गलत करके आ जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे और चीजें आपको क्लियर नहीं रहेंगी। अब फंसाने को लेकर के देखो उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, अब एक एक करके इनको समझ लेते हैं कौन सा सही सुमेलित है, तो आंसर आपको आसानी से निकल आएगा। पहला उन्होंने कहा कृषि उत्पाद का भंडारण। देखिए कृषि अगर है, एग्रीकल्चरल है, प्रोडक्ट है तो प्राथमिक में आता, लेकिन जब आप भंडारण की बात करते हैं यहां पर उन्होंने कहा द्वितीयक। देखिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं है भंडारण, भंडारण यानी कि आप अपने उत्पाद को कहीं ले जाकर किसी कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेस में आप क्या रखते हैं, रख देते हैं। तो जो भंडारण है वो एक तरीके की सर्विस है जो आपको दी जा रही है कि ठीक है हम आपको एक सेवा प्रदान कर रहे हैं कि आपने उत्पाद को यहां पर रख सकते हैं। तो ये अगर आपको देखा जाए तो एग्रीकल्चर यहां फंसाने के लिए उन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर कृषि उत्पाद को जोड़ा लेकिन वहां पे भंडारण शब्द को जोड़ दिया, और भंडारण जो है वो वेयर हाउसिंग प्रोडक्ट को है, कोल्ड स्टोरेज की बात कर रहा है और इसके कारण ये तृतीयक बन जाएगा, द्वितीयक या प्राथमिक नहीं है। तो पहला ऑप्शन ए जो है वो गलत हो गया। दूसरा यहां पे देखिए जो डेयरी फार्म की बात करता है प्राथमिक है, जो पशुपालन अभी हमने देखा कि कृषि और पशुपालन दोनों ही प्राथमिक में आते हैं, ये आपका सही है। उसके बाद यहां पर हम देखें तो खनिज की खोज, खनिज की खोज देखा जाए तो एक बार यहां पर तृतीयक दिया हुआ गलत है, खनिज जो होता है आपका प्राथमिक में आ गया, यह भी आपको गलत हो गया। ठीक है, खनिज यहां पर कोई प्रकार का निर्माण कार्य हो रहा होता उससे तो वहां पर आपका द्वितीयक में आना चाहिए था,
वो भी आपको गलत है। और इसके बाद कपड़ा बुनाई की प्रक्रिया हो गई, कपड़ा यहां पर रॉ मटेरियल की बात करता है, ठीक है। रॉ मटेरियल आपको देखा जाए तो बुनाई से संबंधित हो गई चीजें, उससे निर्माण का कार्य आपको करना हो गया, तो कपड़ा बुनाई जो होता है द्वितीय सेक्टर के अंतर्गत, तो यहां पर आपको सही है। तो इस तरीके से देखा जाए तो केवल 2 सही है, आंसर हो जाएगा आपका बी, और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का हो गया। अब इस तरीके के क्वेश्चन जो होता है सही सुमेलित करने में सबसे पहले तो यहां पर आपको चीजें क्या है, 2 तरीके के कॉन्सेप्ट हैं, एक दूसरे से रिलेट करता हुआ कंजप्शन वर्सेस यहां पर आपका सेक्टर, कौन सा काम किस सेक्टर के अंतर्गत आता है इकोनॉमी में, यह समझना जरूरी है। तो यहां पर इंटरमिलन करना, चीजों के इंटरकनेक्टिविटी करना वो बहुत जरूरी है। अगर इंटरकनेक्ट करके चीजों को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो यहां पर आप इस तरह के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, अन्यथा यहां पर क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, भारतीय अर्थव्यवस्था में भौतिक पूंजी के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक तरफ आपको वस्तु दे दी गई है, दूसरी तरफ आपको उसकी श्रेणी दी गई है। किसान का हल कार्यशील पूंजी, कंप्यूटर स्थिर पूंजी, बुनकर के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत स्थिर पूंजी, और पेट्रोल आपका कार्यशील पूंजी। उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं, केवल 1, केवल 2, केवल 3 या सभी 4? तो यहां पे देखिए आपको भौतिक पूंजी का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो इस क्वेश्चन को बहुत आसान बन जाता है, सही करके आ जाओगे। तो चलिए फटाफट यहां पर इस क्वेश्चन को जो भी है अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये बताइए कि यहां पर इसका आंसर कौन सा सही होगा, वस्तु और श्रेणी के हिसाब से कौन सी भौतिक पूंजी की श्रेणी के अंतर्गत आती है, कौन सा सही है, ए बी सी डी में से? देखिए यहां पे बहुत आसान है, उसके लिए आपको फिर से क्या है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअलाइजेशन आपकी सही होनी चाहिए। भौतिक पूंजी क्या है, ठीक है, तो भौतिक पूंजी यहां पर देखा जाए तो संसाधन के लेकर की बात करती है, और इसको भी इन्होंने कहा है कि भौतिक पूंजी की 2 श्रेणियां हैं, एक है कार्यशील पूंजी और एक है स्थिर पूंजी। तो कार्यशील पूंजी और स्थिर पूंजी का मतलब आप समझ लो तो चीजें आसान हो जाती हैं। कार्यशील पूंजी क्या है, जो आप इसे कह सकते हैं कि डेली यूज वाली, डेली यूजेस की है, जो आपको बहुत ही कम समय में चीजें खत्म हो जाती हैं, जल्दी आपको फिनिश हो जाती हैं। स्थिर पूंजी का क्या मतलब है, जो लंबे समय तक चलती हैं, लंबी अवधि के यूज के लिए है, ठीक है। लंबे समय, एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आप उससे लंबे समय तक उससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि आप पेट्रोल डीजल चीजें हैं, आपने भराया कुछ समय के लिए, आपको चला किसी 1 दिन या 2 दिन चलेगा, उसके बाद वापस से फिर आपको भराना पड़ेगा। लेकिन वहीं पर अगर आपने कंप्यूटर को खरीद लिया, लैपटॉप खरीद लिया, मोबाइल खरीद लिया, तो वो क्या हुआ, आपको लंबे समय तक काम आएगा। हो सकता है 1 साल 2 साल 3 साल के बाद आप उसको सेल करते हो, वापस से फिर दूसरा खरीदेंगे। तो इस तरह की चीजें समझ में आ गई बात। तो लंबी अवधि के यूज के लिए वो आपकी स्थिर पूंजी हो गई, जो जल्दी यहां पे खत्म हो जा रही हैं चीजें, उसको हम कह सकते हैं कि डेली यूज वाली चीजें। अब इसी आधार पे अगर आप देखेंगे, आपके जो प्रोडक्ट दिए हुए हैं इनको आप मिलान कर लीजिए। किसान का हल क्या है, एक बार खरीदेगा क्या, एक ही दिन के लिए यूज होगा या एक ही जुताई के लिए यूज होगा? नहीं, अगर किसान ने हल खरीदा है तो वो यहां पर एक जुताई 1 2 3 सीजन ले सकता है, 1 2 साल यूज कर सकता है, तो एक स्थिर पूंजी का काम करेगा। तो क्या ये स्थिर पूंजी श्रेणी में दिया गया है? नहीं, कार्यशील पूंजी में दिया गया है। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा कंप्यूटर का एग्जांपल है जो मैंने आपको बता ही दिया, तो कंप्यूटर क्या स्थिर पूंजी में दिया गया है? बिल्कुल दिया गया है, तो ये आपका सही है। तीसरा दिया है कि बुनकर के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत, ये क्या हो गया, आपका रॉ मटेरियल हो गया। रॉ मटेरियल कितने दिन चलेगा, आपने आज दिया, उससे प्रोडक्ट बन गया, खत्म हो गया, ठीक है। तो वो चीजें आपको जल्दी जल्दी चीजें, आपको रॉ मटेरियल ज्यादा नहीं चलता है, उससे बना हुआ जो कपड़ा रहेगा वो लंबे समय तक चल सकता है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, क्या ये स्थिर पूंजी है? नहीं, ये भी आपको कार्यशील पूंजी है। चौथा दिया है, यहां पर देखा जाए तो पेट्रोल हो गया। पेट्रोल क्या दिया गया है यहां पे आपको, कार्यशील पूंजी है, तो ये भी आपका सही है, क्योंकि पेट्रोल का क्या है कि भैया आज डलाया, आज यूज किया, फिर डलाया, फिर यूज किया, तो डेली बेसिस के यूज किया, तो यहां पर ये सही है। तो यहां पर देखा जाए तो पहला गलत है, दूसरा यहां पर गलत सुमेलित है, दूसरा और चौथा यहां पर सही सुमेलित है, यानी केवल 2 सही हैं। तो इस तरीके से यहां पर आपको क्वेश्चन पूछा गया। अब इसमें भी देखा जाए तो आपको चीजें क्या पूछी गई हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखिएगा, एक तो कॉन्सेप्ट भी है आपको इसमें, स्थिर पूंजी क्या होती है, भौतिक पूंजी क्या होती है, और कार्यशील पूंजी क्या होती है, तो कैपिटल क्या होते हैं उनको समझना जरूरी है, उस कैपिटल के यूजेस क्या होते हैं उसको समझना जरूरी है, उसका इंपैक्ट क्या होता है, उस तरीके की चीजें आपको जानकारी यहां पर होनी चाहिए। प्लस वस्तुओं और श्रेणीबद्धता
कि आपको श्रेणी वर्गीकरण और क्लासिफिकेशंस को लेकर के यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो कॉन्सेप्ट के साथ क्लासिफिकेशन को रिलेट करके ये क्वेश्चन बनाया गया था। अगर आपको जानकारी है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्लासिफिकेशन के बारे में जानकारी है, एक फैक्चुअल डेटा क्वेश्चन है जो आपको यहां पर काफी कुछ क्लियर कर सकता है। तो कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट यहां पर आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछता है? देखिए 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया है इकोनॉमी का। यहां पे 2 कथन कारण करके क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, यहां पर आपको देखिए 3 कथन दिए गए हैं। पहला कथन क्या कहता है कि चक्रीय अर्थव्यवस्था की ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करती है। चक्रीय अर्थव्यवस्था ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करती है। दूसरा कहता है कि चक्रीय अर्थव्यवस्था आगत के रूप में कच्चे माल के प्रयोग को कम करती है। और तीसरा चक्रीय अर्थव्यवस्था उत्पादन प्रक्रिया में अपव्यय को कम करती हैं। ठीक है, उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? पहला दिया हुआ है कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं और वे दोनों कथन 1 की सही व्याख्या करते हैं। दूसरा क्या दिया है? कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं किंतु उनमें से केवल एक ही कथन 1 की व्याख्या करती है। उसके बाद तीसरा कथन है कि कथन 2 कथन 3 में से केवल एक सही है और वह कथन 1 की व्याख्या करता है। चौथा है ना तो कथन 2 सही है और ना ही कथन 3 सही है। तो आप इस क्वेश्चन को देखें, पढ़ें, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस पर फोकस करें और समझें कि क्या कुछ सही है। चक्रीय अर्थव्यवस्था सर्कुलर इकोनॉमी को समझना है। सर्कुलर इकोनॉमी एक कॉन्सेप्ट बेसिस है और अगर यहां पर आपका सर्कुलर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट क्लियर है, इस क्वेश्चन को आसानी से आप हल कर सकते हैं। बहुत कुछ यहां पे नहीं है। हाँ, कंफ्यूजन करने के लिए यहां पर एक कॉमनिटी यहां पर दे दी गई है चक्रीय अर्थव्यवस्था, लेकिन यहां पर उसकी आपको आगत, उत्सर्जन और उत्पादन प्रक्रिया तीनों पर आधारित क्वेश्चन, यानी हर स्टेप अगर आपका क्लियर है और साथ ही साथ इंटरलेट करके आपने चक्रीय इकोनॉमी को पढ़ा है तो यहां पर यह क्वेश्चन बहुत आसान बन जाता है। देखिए यहां पे जो क्वेश्चन है उसके तीनों ऑप्शन को हम समझ लेते हैं। जो कथन दिए हुए उन कथन को ही समझिए। देखिए सर्कुलर इकोनॉमी में, चक्रीय अर्थव्यवस्था में उन्होंने कहा कि जो ग्रीन हाउस गैसें हैं इनके उत्सर्जन को कम करती हैं। देखिए यहां पर जब चीजें आपको, जैसे एक रिसाइकिल की प्रक्रिया नहीं होती है, आप लगातार चीजों को प्रयोग करते हैं, तो एक ही प्रोडक्ट को आपने बनाया, फिर उसको नया प्रोडक्ट नहीं, उसी को वापस से रीयूज में ला लिया, तो उससे क्या होगा? आपके चीजों को क्या ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कम करने में मदद मिलती है? इस तरीके से बिल्कुल मिलती है। 100% यहां पर आपका ये सही है। चक्रीय अर्थव्यवस्था आगत के रूप में कच्चे माल के प्रयोग को कम करती है। अब देखिए जैसे रिसाइकिल काम हो गया तो वापस से बार बार कच्चा माल लेने की जरूरत नहीं है। उसी प्रोडक्ट को एक बार आपने यूज किया, उससे एक प्रोडक्ट बनाया, वापस से फिर रिसाइकिल करके फिर से आपने दोबारा उसका नया प्रोडक्ट बना दिया, तो बिल्कुल है, यहां पर कच्चे माल का प्रयोग भी कम करती है। तीसरा वो कहता है कि देखिए चक्रीय अर्थव्यवस्था उत्पादन प्रक्रिया में अपव्यय को कम करती है। फिर से सही हो गया, क्योंकि आपने नया बार बार अगर आप रॉ मटेरियल को खरीदोगे तो क्या है कि आप खर्च ज्यादा कर रहे हो। उससे अच्छा है कि जो प्रोडक्ट है उसका रिसाइकिल करके वापस प्रोडक्ट, तो आपको नया माल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो वहां पे क्या हो रहा है? बिल्कुल है, अपव्यय को भी कम कर रही है। तो यहां पे तीनों ही सही हैं। अब ये बताना है कि क्या कथन 3 जो कि पूछा गया, कथन 2 कथन 3, क्या दोनों ही कथन 1 की व्याख्या कर रहे हैं? तो देखिए इन्होंने कहा कि देखिए अपव्यय कम कर रहा है, कच्चे माल का प्रयोग कम कर रहा है, तो इससे क्या ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी हो रही है? बिल्कुल हो रही है। अगर आपने नया माल नहीं खरीदा है, नए प्रोडक्ट को वापस से नहीं बना रहे हैं, नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं क्रिएट कर रहे हैं, नई यहाँ मशीनें नहीं डाले या नए प्रोडक्ट बनाने के लिए वापस उसी प्रोसेस में नहीं जा रहे हैं, तो इस तरीके से प्रक्रिया में आपको ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भी कमी हो रही है। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है। तो क्या होगा? कथन 2 और कथन 3 दोनों सही है तथा वे दोनों कथन 1 की व्याख्या करते हैं, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं अगर आप देखें इकोनॉमी में यूपीएससी के द्वारा पूछ रहा है। समस्या क्या है? बस बेसिक अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, इंटरलेशन करके आपने पढ़ा है, साथ ही उसके डीप एनालिसिस आपने की है, और आपके साथ साथ यहाँ पे स्टैटिक्स के जो कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ साथ उसके स्टैटिक पोर्शन पर थोड़ी सी आपकी अच्छी पकड़ है, आप आसानी से इकोनॉमी के इन क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। समस्या क्या आ रही है कि यूपीएससी इन क्वेश्चन को काफी बड़ा बनाता है, दूसरा शब्दों के जाल में आपको फंसाता है,
और वो ही चीज आपको अलग अलग माध्यम से पूछता है, जिससे आप कई बार फंस जाते हैं। तो यहां पर यूपीएससी में जब इकोनॉमी के सेक्शन को आप स्टडी कर रहे हो, तो बस यहां पर ये चीज को ध्यान रखें, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर हो, शब्दों को समझने की कोशिश करें। उन शब्दों को समझने के लिए आप प्रीवियस ईयर के ऐसे ही क्वेश्चन का सहारा ले सकते हैं और इकोनॉमी के क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके यहां पर हल करें। रिपीटेशन से यहां पे क्लैरिटी ज्यादा होती है, शब्दों की समझ होती है, यूपीएससी के पूछने का ढंग पता चलता है और आप अपनी तैयारी में उस चीज को यहां पर शामिल भी कर सकते हैं। तो आज के सत्र में यहां पर इतना ही, ज्यादा बड़े सत्र नहीं रखेंगे, क्योंकि मूल उद्देश्य यहां पर यह है कि आपको गलतियों से बचाना है, आपको समझाना है, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी देनी है, रिवीजन कराना है, साथ ही यूपीएससी की समझ आप में विकसित करनी है कि प्रीलिम्स में आपसे क्या कुछ पूछा जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और ऐसे ही क्वेश्चंस को लेकर के, कुछ और ऐसे ही कॉन्सेप्ट को लेकर के, यूपीएससी के पूछे गए सवालों को लेकर के, प्रीलिम्स में आखिर किस तरीके की आपकी तैयारी में ये हेल्प करेंगे। इसलिए लगातार वीडियो को देखते चलिए, मिशन आईएएस के साथ जुड़ते चलिए, प्लेलिस्ट को फॉलो अप करते चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और साथ ही साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से हमारे जुड़िए, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।